सदियों साल पुरानी बात है। शहर से दूर एक छोटी सी बस्ती में, जो पहाड़ों के बीचों बीच आबाद थी, वहां 3 भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम जमाल, दूसरे का यूसुफ और सबसे छोटे का नाम नासिर। इन तीनों की नजर बहुत ज्यादा कमजोर होती है। इनको न रात को कुछ दिखाई देता और न दिन को, और अगर दिन में कुछ दिखाई भी देता तो वो भी साफ नजर नहीं आता, यानी न देखने के बराबर। जब रात होती है तो गांव के लोग इनको एक कमरे में बंद कर देते हैं, क्योंकि खुद को या लोगों को कोई नुकसान न पहुंचा दे। ये तीनों अलग अलग कमरों में रहते हैं, लेकिन उनके कमरे एक दूसरे के करीब होते हैं। ये तीनों अपनी बेवकूफी और मासूमियत की वजह से पूरे गांव में मशहूर होते हैं। इनकी आंखें नजर से महरूम होती हैं, लेकिन इनके दिल खूबसूरत जिंदगी गुजारने से भरे होते हैं। वे हमेशा एक दूसरे से इस मुकाबले में होते हैं कि हम में से किसी की नजर ज्यादा तेज होगी। हर दोपहर को वे तीनों अपने कमरों से बाहर निकलते हैं और बाहर बैठकर एक दूसरे से गपशप लगाते हैं। बड़ा भाई कमाल हमेशा अपने 2 भाइयों को कहता है, मेरा नजर तुमसे ज्यादा तेज है, और ये अक्सर बेचैन होता और घर से बाहर जाने की कोशिश भी करता। जब भी बाहर निकलता तो इधर उधर ठोकर खाता और फिर वापस घर लौटता, और फिर कल को बाहर जाने के लिए मंसूबा बना देता। एक बार गांव के करीब मेला लगता है तो बड़ा भाई 2 छोटे भाइयों से चुपके से निकलता है और जल्दी से गांव तक पहुंचने की कोशिश करता है। वो खुद से कहने लगता है कि रास्ते में किसी से पूछूंगा कि मेला यहां से कितना दूर है। लेकिन बदकिस्मती से रास्ते में सड़क के किनारे एक बूथ खड़ा होता है। इसकी ख्याल में ये इंसान खड़ा है। ये जल्दी से बूथ के पास जाता है और उसको बोलता है, भाई मेला यहां से कितना दूर है? चूंकि वो एक बूथ होता है तो कोई जवाब नहीं आता। कमाल थोड़ी देर चुप होता है और फिर गुस्सा हो जाता है। खुद से कहता है, मैं तो इंसानियत से पूछ रहा हूं और ये बेवकूफ मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देता? ये गुस्से में उससे बोलता है, क्यों अंधे हो? मैं तो बिल्कुल तुम्हारे सामने खड़ा हूं और आप मुझे नहीं देख रहे, और या बहरे हो कि मेरी आवाज नहीं सुनते? वो गुस्से में फालतू चीखता है, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता। इस वक्त बूथ के सर पर एक कबूतर बैठा होता है। जब वो कमाल को देखता है तो कबूतर उड़ जाती है। कमाल दिल ही दिल में सोचता है, शायद तेज हवा लगने की वजह से आदमी के सर से टोपी गिर गई। ये खुद से बोलता है, अच्छा हुआ ये मुझे जवाब नहीं दे रहा था। अब मैं भी इसको नहीं बोलूंगा कि आपकी टोपी गिर गई है। फिर ये वहां से निकलता है और इधर उधर ठोकर खा के मेले तक पहुंच जाता है। चूंकि ये नाबीना होता है तो मेले का रौनक नहीं देख सकता, मगर वो ये सोचता है कि मैं घर जाऊंगा तो भाइयों को मेले के बारे में बताऊंगा। वो ये सुनकर मुझसे जल जाएंगे और उन पर ये रोब डालूंगा कि देखो मेरा नजर तेज है। फिर ये वापस घर की तरफ जाता है। ठोकर खा के बहुत मुश्किल से घर पहुंचता है। जब घर पहुंचता है तो अपने भाइयों के सामने बड़ी बड़ी बातें करता है। मैं तो मेले गया था और मैंने वहां बहुत सी चीजें देखी, और तुम दोनों तो कुछ भी नहीं देख सकते। तुम क्या जानो कि दुनिया कैसी है। जमाल इनको अच्छे से झूठ बोल के फिर अपने कमरे में जाता है। फिर ये एक भाई दूसरे को कहता है, हमारे ये भाई झूठ बोलता है, इसने कुछ भी नहीं देखा है। फिर एक दिन छोटा भाई इन दोनों को बोलता है, अजाओ मुकाबला करते हैं कि किसका नजर ज्यादा तेज है। अगर किसी ने ये मुकाबला जीत लिया तो उसको 100 रुपए इनाम मिलेगा। उस वक्त 100 रुपए बहुत बड़ा चीज था। बड़ा भाई मुकाबले के लिए तैयार होता है। शर्त इस बात पर लगाते हैं कि कल मस्जिद पर एक तख्ता लगेगा और उस पर कुछ लिखा भी गया है। अगर किसी ने दूर से वो खत पढ़ा तो वो मुकाबला जीत जाएगा और हम में उसका नजर सबसे ज्यादा तेज होगा। ये शर्त लगाने के बाद फिर अपने अपने कमरों में जाते हैं। बड़ा भाई जमाल जब अपने कमरे में जाता है तो दिल ही दिल में सोचता है, ये दोनों तो मुझसे छोटे हैं, इनका नजर मुझसे तेज होगा, वो तो मुझसे मुकाबला जीत लेंगे। वो ये सोचता है। इतने में उसकी ज़हन में एक बात आती है। ये सोचता है कि मस्जिद के इमाम को तो मालूम होगा कि तख्ते पर क्या लिखा है, मैं जाऊंगा और से पूछूंगा। ये सोचने के बाद वो बहुत खुश हो जाता है।
और अपने कमरे से बाहर निकलता है। ये देखता है कि चांद पूरा निकल गई है और तेज रोशनी करता है। वो मस्जिद की तरफ जाता है, ठोकर मार मार कर मस्जिद पहुंच जाता है और चीखना शुरू करता है, मुला साहब थोड़ा बाहर निकलो, जरूरी काम है आपके साथ। मुला सोया नहीं था तो बाहर निकल जाता है। जमाल इससे पूछता है, मुला साहब मुझे ये बताओ कि सुबह मस्जिद के सामने कौन सा तख्ता लगेगा, इस पर क्या लिखा होगा? मुला इसको मुख्तसर सी बात करता है, फिर वो वापस घर जाता है। थोड़ी देर बाद फिर से आवाज होता है, मुला साहब थोड़ा बाहर निकलो, मेरे आपके साथ जरूरी काम है। ये बड़े से छोटा भाई होता है, इसके जहन में भी वही तरकीब होता है। ये भी तख्ते की लिखाई के बारे में पूछता है। ये थोड़ा चालाक होता है तो तख्ते की रंग के बारे में भी पूछता है। फिर मुला का शुक्रिया अदा करके वापस जाता है। इत्तेफाक से सबसे छोटे भाई के जहन में भी वही तरकीब आया था और ये छोटा भाई सबसे चालाक होता है। वो तख्ते की लिखाई और रंग के अलावा तख्ता बनाने वाले के बारे में भी पूछता है, जो तख्ते की साइड पर लिखा होता है। फिर जब सुबह होता है तो तीनों मस्जिद की तरफ निकलते हैं। ये तीनों दिल में बहुत खुश होते हैं और हर एक दिल ही दिल में सोचते हैं कि तख्ते के बारे में तो मुझे पूरा जानकारी है। ये जब मस्जिद के करीब होते हैं, इतने में बड़ा भाई कहता है, रुक जाओ, आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से ही देखते हैं और खत पढ़ेंगे। जमाल का चेहरा मस्जिद से दूसरी तरफ होता है। फिर जमाल बोलता है, मुझे तो सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, कितना खूबसूरत तख्ता है। हालांकि उसका चेहरा दूसरी तरफ मोड़ी हुई है। उस पर लिखा है, हजरत जाफर की याद में, और फिर जाफर का नाम तो बहुत खूबसूरत लिखा है। फिर दरमियाना भाई कहता है, तुम्हारा नजर तो वाकई बहुत तेज है, तुम हमें जरा ये बताओ कि तख्ते का रंग कैसा? बड़ा भाई जब ये सुनता है तो खामोश होता है और खुद से कहता है, मैं तो बड़ा बेवकूफ हूं, मौलवी से रंग के बारे में भी पूछना चाहिए था, क्या जाता मेरी जेब से। दरमियाना भाई कहता है, इसका रंग सफेद है। फिर सबसे छोटा भाई कहता है, जो सबसे चालाक होता है, तुम दोनों का नजर तो सच में बहुत तेज है, आप जरा मुझे ये बताओ कि ये तख्ता किसने बनाया है, इसका नाम क्या है? दोनों भाई खामोश हो जाते। फिर छोटा भाई उनको कहता है, इसका नाम अली है और ये आसमानी रंग पर लिखा गया है, अब तो इनाम का असली हकदार मैं हूं। मगर दोनों भाई नहीं मानते और तीनों झगड़ते हैं। बड़ा भाई कहता है, पहला तो लिखाई मैंने पढ़ा है। दरमियाना भाई बोलता है, रंग के बारे में तो मैंने कहा। और सबसे छोटा बोलता है, बनाने वाले का नाम तो मैंने बताया। थोड़ी देर बाद थप्पड़ और लात मारना शुरू होता है, मगर ये नहीं देखते कि कौन किसको मार रहा है। इतने में मुल्ला झगड़े की आवाजें सुनता है और मस्जिद से बाहर निकलता है और उनसे पूछता है, क्या हुआ है, किस बात पर झगड़ते हो, क्यों एक दूसरे से बकरियों की तरह लड़ रहे हो? तीनों मुल्ला को अपना अपना किस्सा सुनाता है और हर एक कहता है, मैं इनाम का हकदार हूं। मुल्ला उनकी तरफ देखकर हंसता है और उनको कहते हैं, अच्छा इसलिए कल रात तुम लोग मुझे नींद से बार बार जगाते थे। अब बेहतर ये होगा कि तुम तीनों अपने अपने पैसे निकाल कर मुझे दे, क्योंकि इतने नकल करने के बाद भी तुम तीनों शर्त हार गए। तीनों हैरान होकर मुला को कहते हैं, ये आप क्या बोल रहे हैं, ऐसा कैसा हो सकता है? मुला फिर हंसने लगता है और उनको बोलता है, तुम्हारा नजर तो थोड़ा काम करेगा, थोड़ा करीब आओ और देखो, आप वक्त से पहले आ गए हैं, अभी तक तो तख्ता नहीं लगाया है। वो जब ये सुनते हैं तो सब हंसने लगते हैं और फिर मुला से माफी मांगकर वापस घर जाते हैं। कुछ अरसा बाद गांव में चोरी शुरू होता है। तमाम गांव वाले चोरों से बहुत तंग होते हैं। तमाम गांव वाले ये बोलते हैं कि इन चोरों को कब पकड़ेंगे। ये बात इन तीनों भाइयों के कान भी लगती है। वो ये फैसला करते हैं कि हम तीनों इन चोरों को पकड़ेंगे तो मुला भी समझ जाएगा कि हम इतने अंधे नहीं हैं। तीनों ये फैसला करते हैं, रात को हम अलग अलग निकलेंगे और जिस तरफ से भी शक का आवाज आएगा वहां पर जाएंगे और चोर को पकड़े लेंगे। जब रात होता है तो तीनों निकलते हैं और गांव के लोग इनकी नजीबा हरकतों को देखने के लिए एक जगह जमा होते हैं। इतने में मुला भी आता है और वो देखता है कि बड़े भाई ने सड़क के किनारे इस बोत को पकड़ा है और चीख रहा है,
जल्दी आओ, मैंने चोर पकड़ा है। लोग जब थोड़ा आगे जाते हैं तो ये देखते हैं कि दरमियाना भाई जमीन पर पड़ा है और सबसे छोटे भाई ने एक दरख्त को पकड़कर उससे बातें कर रहा है। फिर मुल्ला इन तीनों को एक जगह खड़ा करता है और उनसे पूछता है, आप ये क्या कर रहे हो और किससे झगड़ रहे हो? तो बड़ा भाई फख्र से बोलता है, मैंने इस चोर को पकड़ा है। दरमियाना भाई कहता है, चोर ने तो मुझ पर हमला किया और भाग गया। सबसे छोटा भाई दरख्त की तरफ इशारा करता है और बोलता है, चोर तो ये है। मुल्ला और गांव के लोग हंसते हुए बोलते हैं, चोर कहाँ है? हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहा। तुम तो यहाँ एक बोझ से और दूसरा दरख्त से झगड़ रहे हो। फिर मुल्ला तीनों को अपने पास बैठाता है और मोहब्बत भरे लहजे में उनको समझाता है कि हर इंसान का अपना सलाहियत होता है। जिंदगी जीने के लिए तुम्हें अपना हकीकत तस्लीम करना होगा। हर किसी का अपना काबिलियत होता है। जैसा कि घोड़ा जमीन पर चल सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता, गांव के लोग भी इनको कहते हैं कि तुम जमीन पर चलने की बजाय उड़ने की कोशिश कर रहे हो। फिर तीनों हंसते हुए वापस जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी का मकसद ये है कि कभी कभी कोई काम हमारे काबू में नहीं होता तो हमें इसको नहीं छेड़ना चाहिए। यहाँ पर कहानी खत्म होती है। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया।